प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमने पीछे कुछ अध्यायों के बारे में देखा था। देखिए, सबसे पहले हमने लेसन नंबर 1 के बारे में देखा था, मानव भूगोल। और मानव भूगोल से संबंधित इसके विषय क्षेत्र में और इसके प्रकृति के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु हैं उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने लेसन नंबर 2 की बात की। लेसन नंबर 2 में हमने देखा था विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। कौन कौन सी जनजातियाँ थी? एस्किमोज, बुश्मेन, भील, गौर। इनके अंतर्गत किस प्रकार से सामाजिक जनजीवन पाया जाता है, किस प्रकार से इनका आर्थिक क्रियाकलाप है और किस प्रकार से इनका प्राकृतिक वास पाया जाता है, इन सभी तथ्यों के बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने देखा था लेसन नंबर 3, विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमने घनत्व, वितरण व वृद्धि की बात की। हमने विश्व जनसंख्या के अंतर्गत घनत्व, वृद्धि और वितरण, इन 3 अध्यायों की बात हमने पिछली कुछ कक्षाओं में की थी। अब हम एक नया अध्याय देखने जा रहे हैं जो जनसंख्या से ही संबंधित है। हमने 2 जो अध्याय कंप्लीट किए हैं वो एक यूनिट के रूप में हैं। फिर उसके बाद में एक यूनिट हमारी फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंतर्गत हमने लेसन नंबर 3 अध्ययन कर लिया है और चौथा अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके बाद में और भी एक अध्याय आता है प्रवास से संबंधित, उसका भी अध्याय हम कुछ समय बाद करेंगे। तो चलिए हम लेसन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व जनसंख्या संरचना। हमें जनसंख्या संरचना का अध्ययन करना है। किस स्तर पर करना है? विश्व के स्तर पर हमें जनसंख्या संरचना का अध्ययन करना है। देखिए, मनुष्य की हम बात करते हैं, मानव की हम बात करते हैं, तो मानव की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाओं की विधियां होती हैं या क्रियाकलाप होती हैं, वो क्रियाकलाप मानव के 2 आधार पर होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति पर उपलब्ध प्रत्येक वस्तु एक संसाधन के रूप में होती है। जो प्रकृति हमें प्रदान करती है वो क्या हो गया? प्राकृतिक। अब दूसरी होती है जनसंख्या संरचना। अब ये क्या करेगी? इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करेगी। तो जब ये जनसंख्या संरचना प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करेगी, वही क्या कहलानी शुरू हो जाती हैं? मानव की क्रियाविधि या मानव का क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधि। अब देखिए, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि किसी भी प्रदेश की बात करो आप, किसी भी प्रदेश, उस प्रदेश का जो प्रादेशिक विकास नियोजन है, प्रादेशिक विकास
नियोजन। प्रादेशिक का मतलब क्या होता है? हम इसको बोलते हैं रीजनल, अपने स्तर पर। जैसे देखिए, हम एक छोटे से कस्बे की बात कर रहे हैं, भादरा की बात करते हैं, तो यहाँ का जैसा भी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, यहाँ के धरातल की बात करते हैं, यहाँ के उच्चावच की बात करते हैं, यहाँ के आर्थिक पहलुओं की बात करते हैं, और एक दूसरा प्रदेश हम ले रहे हैं नौहर, या हम ले सकते हैं हनुमानगढ़, या हम ले सकते हैं जयपुर। तो देखिए, जो रीजनल, क्षेत्रीय जिसको बोला जाता है, वो क्षेत्रीय विशेषताएं, जो विषमताएं होती हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती हैं। ये जो प्रादेशिक हैं, इस प्रादेशिक विकास के संदर्भ में हमें जो नियोजन करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, सुनियोजित ढंग से की गई योजना एक नियोजन के रूप में हम पढ़ते हैं। तो जो प्रादेशिक विकास नियोजन है, वो किसी भी प्रदेश की बात करें चाहे हम, इस प्रादेशिक विकास के नियोजन के लिए हमें सबसे पहले, अगर हम किसी क्षेत्र का विकास करना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले किसका अध्ययन करना होगा? किसका अध्ययन करना होगा? जनसंख्या संरचना का अध्ययन करना होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप हम बात कर रहे हैं कि हमें प्रादेशिक विकास नियोजन करना है भादरा स्तर पर, तो जनसंख्या संरचना का अध्ययन हम जयपुर का नहीं करेंगे, बल्कि जनसंख्या संरचना का अध्ययन हम भादरा स्तर पर ही करेंगे। अगर जनसंख्या संरचना का अध्ययन हमने कर लिया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से कितने वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं, और उन्हीं व्यक्तियों के लिए क्या होगा, ये विकास लागू होगा। जैसे कहीं बच्चों की संख्या अधिक है, तो वहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का प्रयोग करना कतई गलत होता है। कतई क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि अभी तक उन बच्चों की समझें विकसित नहीं हुई है। हाँ, हम ये कह सकते हैं प्रौढ़ वर्ग या युवा वर्ग की बात करेंगे, तो वो क्या होती हैं, उन लोगों की समझ थोड़ी सी विकसित होती हैं, तो वो उन टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं, हमें ये पता चल गया किसी भी स्तर की, किसी भी प्रदेश की या किसी भी स्तर पर हम प्रादेशिक विकास नियोजन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? जनसंख्या संरचना का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती हैं। पहली बात करेंगे, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु वर्ग। क्या आता है? आयु वर्ग। अभी हमने डिस्कस किया आयु वर्ग। इसके अंतर्गत जैसे हम बात करते हैं, वयस्क भी होती हैं, बच्चे भी होती हैं, और वृद्ध लोग भी होते हैं। मतलब जन्म से लेकर जिसकी आयु 1 दिन की है, या जब वो जन्म लेता है वहाँ से लेकर हम अंतिम वृद्धावस्था तक अलग अलग वर्गों में जनसंख्या को विभाजित करते हैं। उन्हीं को हम किस में रखते हैं? आयु वर्ग। एक पहलू हमारे पास में हो गया आयु वर्ग का। दूसरे पहलू की बात करते हैं हम। दूसरा पहलू जनसंख्या संरचना के अंतर्गत स्त्री पुरुष अनुपात। हमें यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ मैक्सिमम स्त्री रह रही हैं या पुरुष रह रहे हैं। मतलब स्त्रियों की संख्या अधिक है क्या उस प्रदेश में, तो हम स्त्रियों के लिए एक अलग से विकासिक स्तर पर कुछ न कुछ करेंगे। अगर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर पुरुष जनसंख्या का जमाव अधिक है, तो हम उस स्तर पर ही विकास करेंगे। 2 नंबर। 3 नंबर बात करते हैं हम। तीसरा जो आता है वो आता है व्यवसाय।
तीसरा हमारे पास में पहलू है व्यवसाय। जो स्त्री और पुरुष वहाँ पर निवास कर रही हैं तो वो कोई न कोई क्रियाविधि जरूर कर रही हैं या कोई न कोई क्रियाकलाप जरूर कर रही हैं, क्योंकि मानव को अपने जीवन व्यतीत करने के लिए किसी न किसी प्रकार की क्रिया करनी ही पड़ेगी, अन्यथा वो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि जो जनसंख्या वहाँ पर निवास कर रही है, जो स्त्री पुरुष वहाँ पर निवास कर रहे हैं, जो आयु वर्ग वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो किस व्यवसाय में संलग्न है, वो किस व्यवसाय में संलग्न है। चौथी हम बात करेंगे, अगला पहलू आता है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, मान लो स्त्री पुरुष वहां पर निवास कर रहे हैं, व्यवसाय भी हमने देख लिया है कि किस प्रकार का कार्य करते हैं, तो क्या वो लोग नगरीय स्तर में निवास करते हैं, क्या वो लोग ग्रामीण स्तर में निवास करते हैं। अगर वो ग्रामीण स्तर में निवास करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होगी। उसको मतलब उस टेक्नोलॉजी तक पहुँचाने के लिए हमें कुछ और उनको बेहतर प्रदर्शन करना होगा, उनका विकास करना होगा, और कुछ समय के बाद में उनको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी तो हम उनको प्रदान करेंगे। तो एक स्तर, हम एक लेवल चेक करेंगे, क्या वो ग्रामीण स्तर में है, क्या वो नगरीय स्तर में। 4 पहलू हमारे पास में। 5वां पहलू साक्षरता। 5वां पहलू हमारे पास में क्या है, साक्षरता है। क्या सभी व्यक्ति यहाँ पर, मान लो स्त्री और पुरुष हैं, यहाँ पर युवा वर्ग हैं, यहाँ पर जो व्यवसाय कर रहे हैं वो कृषि का कर रहे हैं, और कृषि का व्यवसाय करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर करते हैं, तो क्या ये चारों पहलुओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि वहाँ की साक्षरता क्या है। ठीक है, तो साक्षरता को देखेंगे तो वहाँ पर अगर साक्षर व्यक्ति बिल्कुल कम है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। अगर उनके पास में अच्छी सोच समझ विकसित हो जाएगी तो हम उसके विकास को एक अधिक समय तक या अधिक प्रगति पर पहुंचा सकते हैं। अब हमारे पास में ये 5 पहलू हैं: आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या और साक्षरता। हम किसी भी प्रदेश की बात करेंगे, उस प्रदेश में इन 5 पहलुओं को अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है जनसंख्या संरचना। क्या कहलाता है, जनसंख्या संरचना। तो देखिए जनसंख्या संरचना के अंतर्गत कितने पहलू आए, कुल पहलू आए 5, और इन्हीं 5 पहलुओं को अच्छी तरीके से संजोया गया है आपके लेसन नंबर 4, और इन्हीं 5 पहलुओं का हमें अध्ययन करना है। तो हम इन 5 पहलुओं का अध्ययन करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा कि हमने जनसंख्या संरचना का अध्ययन कर लिया है। इस जनसंख्या संरचना को देखिए, जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन, ये संगठन है या हम कह सकते हैं जननांकी संरचना। जननांकीय संरचना भी कह सकते हैं, जनसंख्या संरचना भी कह सकते हैं, और जनसंख्या संगठन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस डालना, भी संगठन भी कहते हैं। देखिए एक होता है संगठन, ये संगठन की बात नहीं कर रहा मैं, ये जनसंख्या संगठन है या संरचना है कि इसमें कुल पहलू कितने आते हैं, कुल पहलू 5 आते हैं। अब हमें इन 5 पहलुओं का
अलग अलग अध्ययन करना है तो हमें क्या मिला है इन पांचों पहलुओं में? आयु वर्ग को हम अध्ययन करेंगे आयु संरचना के अंतर्गत, स्त्री पुरुष अनुपात का अध्ययन करेंगे हम लिंगानुपात में, व्यवसाय का हम करेंगे व्यवसायिक संरचना में, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या इसका हम अध्ययन करेंगे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत, या जनसंख्या जिसको बोलते हैं संगठन, जनसंख्या संगठन। ये देखिए जनसंख्या संगठन है। साक्षरता का हम अध्ययन करेंगे साक्षरता के रूप में। अब देखिए जनसंख्या संगठन में क्या चीज आई है। अभी मैं बता रहा था जनसंख्या संगठन और संगठन। संगठन में, इस संगठन में हमने कुल 5 तत्व लिए हैं, और संगठन की बात करेंगे तो वो हमने लिया है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत। इसको हमने क्या कहा है? जनसंख्या संगठन का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयु संरचना की। देखिए किसी भी प्रदेश की बात करेंगे हम, किसी भी प्रदेश की या किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ रह रहे लोगों के बारे में देखते हैं। और लोगों की क्या देखते हैं हम? आयु देखते हैं या हम देखते हैं उम्र। और इसी आयु और उम्र के आधार पर उन लोगों का हम क्या बना लेते हैं? वर्ग बना लेते हैं। उन लोगों का हम क्या बना लेते हैं? वर्ग बना लेते हैं। और उसी को हम किस में रखते हैं? या तो आयु संरचना या आयु वर्ग के अंतर्गत। अब देखिए सामान्य तौर पर हम आयु वर्ग को विभाजित करेंगे, या आयु वर्ग के जो प्रकार हैं सामान्य रूप से वो कितने प्रकार हैं? कुल 3 प्रकार पाए जाते हैं। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के लिए हम आयु वर्ग देखेंगे तो उस आयु वर्ग को हम सामान्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ग आता है 0 से 14 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या है उसको लेते हैं। फिर हम लेते हैं 15 से 64 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या है उसको देखते हैं। और लास्ट है 65 वर्ष से अधिक। कुल 3 वर्ग हमें दिखाई दिए हैं। और वो 3 वर्ग कौन से हैं? 0 से 14, 15 से 64 और 65 से अधिक। 3 वर्गों के अंतर्गत देखिए पहले वर्ग को क्या कहते हैं हम? पहले वर्ग को हम कहते हैं, मतलब बच्चों का वर्ग है ये, 0 से 14। फिर हम 15 से 64 इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि जो युवा वर्ग होता है वो युवा वर्ग किस में आता है? जो प्रौढ़ वर्ग होता है वो प्रौढ़ वर्ग किस में आता है? 15 से 64 के अंतर्गत। फिर जो वृद्ध जनसंख्या है वो किस में आती है? 65 से अधिक। कुल 3 वर्ग हैं और इन्हीं 3 वर्गों का हमें अध्ययन करना है। किसके अंतर्गत करना है? इसी आयु वर्ग के अंतर्गत करना है। तो देखिए सबसे पहले हम वृद्ध जनसंख्या के बारे में देख रहे हैं। ये 3 नंबर वृद्ध जनसंख्या है। ये वृद्ध जनसंख्या क्या इफेक्ट डालती है किसी प्रदेश के विकास के स्तर में, और विश्व में कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, ये बात करेंगे हम। अब देखिए विश्व स्तर पर देखा जाए वृद्ध आयु वर्ग की बात चल रही है।
विश्व स्तर पे देखा जाए तो 6.8%, मान लो कुल व्यक्ति हैं विश्व में 100 व्यक्ति हैं, इस 100 व्यक्तियों का 6.8%, लगभग 7 व्यक्ति क्या है, वृद्ध जनसंख्या में है, जिनकी आयु क्या है, 65 वर्ष से अधिक जनसंख्या के अंतर्गत है। अब देखिए हम बात करेंगे कि विश्व स्तर पर महाद्वीप जो हैं, उन महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या कहाँ पाई जाती हैं, और फिर सबसे उससे कम कहाँ पाई जाती है, उससे कम कहाँ पाई जाती है। एक तो हम देखेंगे महाद्वीपों की दृष्टि से विश्व में कि वृद्ध जनसंख्या महाद्वीपों में सबसे अधिक कहाँ है, और एक देखेंगे हम राष्ट्रीय स्तर पर, या हम कह सकते हैं देश के आधार पर, किस देश में वृद्ध जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं महाद्वीपों की। सबसे पहले वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत महाद्वीप, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जो वृद्ध जनसंख्या पाई जाती हैं वो किस महाद्वीप में पाई जाती हैं, किस महाद्वीप में पाई जाती हैं। यूरोप महाद्वीप में वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में 12.5% जनसंख्या वृद्ध पाई जाती है। फिर हम देख रहे हैं नंबर 3 एशिया, 5.8% वृद्ध जनसंख्या एशिया में पाई जाती हैं। और फिर हम देख रहे हैं अफ्रीका, 3.2% वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है। वृद्ध जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक, इस वर्ग की बात कर रही हूँ। तो महाद्वीपों में सर्वाधिक यूरोप में, फिर उत्तरी अमेरिका में, फिर एशिया में, और फिर लास्ट है अफ्रीका के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई महाद्वीपों की बात। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, या हम कह सकते हैं देश के आधार पर। देखिए राष्ट्रीय स्तर या देश, सर्वाधिक जो वृद्ध जनसंख्या पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं? जापान में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या पाई जाती हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या पाई जाती हैं। तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? जापान आएगा। उसके बाद में दूसरे हम बात करते हैं, कौन सा है? जर्मनी है। कितने प्रतिशत हैं? 17.17% जनसंख्या वृद्ध पाई जाती हैं। पहला जापान, दूसरा जर्मनी, और तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा आता है फ्रांस। तीसरा आता है फ्रांस, 16 पॉइंट समथिंग वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है। मतलब 100 व्यक्ति अगर जापान में निवास कर रहे हैं तो वृद्ध कितने हैं? 18, जर्मनी में 17 और फ्रांस में 16, और लास्ट हम बात करते हैं ब्रिटेन में कितने हैं? ब्रिटेन में हैं लगभग 15.9 के समथिंग ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने वृद्ध जनसंख्या के बारे में देखा। हमने महाद्वीपों की दृष्टि से भी देख लिया है, हमने देशों की दृष्टि से भी देख लिया है। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।